आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ, और अब साडा जीवन उच्च बाजार। ये एक चीज़ हम ऐड कर दें कि महिलाओं के गीतों से मुझे याद आया कि एक अजीब सी परंपरा रही है महिलाओं की कि दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी लोगों को उठा करके उनको भजन में फिट कर देना। मैया के द्वारे एक अंधा कढ़ा है, मैया के द्वारे एक अंधा, है ना, लंगड़ा पू सब बांझिन पू का सब सारे के सारे अनु दे दो एक सारे के टांग सारे। नहीं ना ऐसे ही है। वो लंगड़ा है, उसको टांग दे दो भैया। इस तरह का। मुर्गे को बांध दो, लंगड़े को टांग दो। लेकिन वो मतलब उसको मैं भैया एंजॉय यही करता है, हूँ। सलीम मांगने लंगड़े पे वाले मत रहो। मांगने वाली संस्कृति जब हुई ना, तो यही हुआ, मामा नू पीरा बछड़े देना, अब बहना नू देना वीर बाला। वीर, हाँ। तो सबको कुछ ना कुछ लेना है। बिजार खबर में ये खबर पिछले हफ्ते की, पर प्रोड्यूसर साहब हमारे जो हैं शुभम तिवारी, उनकी इच्छा है कि इस पर बात हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि खबर महत्वपूर्ण नहीं है। अर्बनाइज होने के बाद में जब गाने बदलने शुरू हुए तो उसका प्रभाव दिखाई दिया रेडियो पे। आज बिजार नहीं भी लोगे तो चलेगा, हमको लगता है गीत का विषय फिर दोबारा आएगा नहीं। अच्छा, नहीं ले तो लेंगे, ले छोटी सी ले लेंगे। लेकिन जब रेडियो का इंटरवेंशन आया तो गाने बदलने शुरू हुए और वहाँ से इस तरह के गाने बनने शुरू हुए जिसमें कि इमेजेस नई किस्म के, आंगना में कुइयाँ राजा डूब के मरूंगी, है ना, और ये आपका एक गाना था कि गंगा माँ जाल जलवाए हो, बिंदिया ले गई मछरिया, मोरी कलैया सुकुवार हो, चुभ जाला कंगनवा। पहले ये गाना था, इसी गाने को चेंज करें कि इसी गाने को चेंज करके फिर दूसरा गाना इसी लय पे बनना है। भैया एक ही लय होता है वहाँ पे, एक लय पे 10-12 गाने बनते हैं। गंगा नहाए डुब्बी मार हो, बिंदिया ले गई मछरिया। इसमें जितने आदमी घर के हैं सबको हाजिर कर दिया एक बिंदिया के पीछे, है ना। जाए कहे वो अपने बारे देवर से, गंगा में जाल जलवाए हो, है ना। दूसरा, जाए कहे वो अपने बारे जेठ से, गंगा पे पुल बनवाए हो, बिटिया ले गई। इस तरह के गाने, तो ये गाने खूब चलेगा। अब उसमें क्या है, तब तक पुल का इमेज आ गया है, जाल का आ गया, एक्सपोजर मिल गया है। हर आदमी की ड्यूटी उनकी औकात के हिसाब से, जेठ जो है वो पुल बनवा सकते हैं, देवर नहीं बनवा सकता है। देवर नया है तो जाल डालेगा, प्रतापी है, उत्साही बालक है, उससे कहा तू जाल डाल बेटा। और जेठ से कहा कि तुम क्या लड़का यहाँ लड़कन की तरह उछल कूद करके जाल डालोगे, पेट निकल आया है, बुढ़ा रहे हो, प्रौढ़ावस्था, पुल बनवाओ, बहुत जोड़े हो। हाँ, बटाई में भी सबसे ज़्यादा सारा हिसाब किताब तो आप रखते हो, पुल बनवाओ। तो इस तरह के एस्पिरेशंस। फिर मिठाइयों पे गाने, और ख़ास कर मतलब जलेबी पे, गुलाब जामुन पे, चमचम पे, रसगुल्ला पे, नमकीन पे महिलाओं के गीत हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए डेली लाइफ में मिठाइयाँ होती नहीं थी भाई साहब। घर के बड़े जाएंगे, बाहर मीठा खाएंगे, घर में मीठा आएगा तो अतिथि आके खाएंगे। कितने ही घरों में औरतें, हमने अपने घरों में भी देखा है कि 1 किलो लड्डू आ गया है, माता जी ने एक नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया है? हमको मीठा पसंद नहीं है। बैक ऑफ द माइंड ये नहीं है कि मीठा नहीं, पर मीठा तो पसंद है, सब खा लें, सब लोग खा लें, और 4 बचेगा तो रखे, कल कोई आएगा तो मीठा देने को हो जाएगा। क्योंकि हमारी तरफ की परंपरा रही कि घर में कोई आया है तो बिना मीठे सूखा के पानी नहीं देते देना हैं। है। चाहे गुड़ दे दो। हाँ, गुड़, इलायची दाना, बतासा, शक्कर पारा, इस तरह की चीजें। कोई भी मिठाई पानी है मांग ले तो गदगद। सिर्फ पानी नहीं देना हाँ। चाहिए। तो उस तरह से झूरा पानी किसी को देना नहीं, सूखा पानी किसी को देना नहीं, कुछ नहीं तो शरबत घोल दीजिए, थोड़ा चीनी डाल के पानी में, पानी का शरबत, भैया शरबत पी जाइएगा। तो वो वाला। तो मिठाइयों पे गाने, जलेबी पे, लड्डुआ पे, इन सब पे गीत है, खाजा पे गीत। और बलेश्वर के भी गीत हैं कि कटहर के कुआ तू चबल, रानी मोटका मंगरवा का होई। उनका तो अलग था। एक वो जैसे इन्होंने बताया ना पैटर्न कि जेठ से ये, देवर से ये, उनका था MP हिलवलू, MLA हिलवलू, कलेक्टर हिलवलू त का हिलल,
उनकर चमचा हिलावता जानी ना। फिर वो बोल आरा हिलवलू तो छपरा हिलवलू, पटना हिलवलू तो का हिलल गोरखपुर के हिलावता जानी ना। इसी पैटर्न पे वो कुछ नया नहीं लिखते थे, इसी पे 6-7 अंतरे लिख के निकाल देते। अरे आदमी गया बनारस से एक ओबीसी परिवार का कालीन के लिए काम करने मिर्जापुर, और गाना बन गया उसके ऊपर कि मिर्जापुर कैलन गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैलन बलमू। ये बलमू में जो माधुर्य है, अरे भाई साहब, और सून कैले में जो माधुर्य है, अकेले तो जाएंगे नहीं, कभी लेके जाएंगे 3 कदम आगे चलते हुए, क्योंकि साथ नहीं चलते। बाजार में जाके मेहरारू के साथ गए हैं अगर, तो साथ में कोई देख ले कहे अच्छा क्या बात कर रहे हैं, टहला रहे हैं, तो खुद आगे आगे चलेंगे। तो मजे आओ, मजे आओ, और बेचारे धीमे धीमे चल रहे हैं, उनको पता है कि एकदम अनरिटन रूल 3 स्टेप्स बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस बना के रखना है। तुम यात्रा मत किया करो। वही है तो वो बहुत, इसलिए जो अब वो कचौड़ी गली सूनी इसलिए हो गई है क्योंकि कचौड़ी गली में जो खस्ता और कचौड़ी खिलाने की गुंजाइश थी, एक ही आदमी से कह सकती थी कि चल के खिला दो। जेठानी से बनती नहीं जिससे कह सकती हैं। हाँ। जेठानी के नखरे इतने हैं, अगर जेठानी के साथ जाके चाट खानी है तो 1 हफ्ता 10 दिन कम से कम जेठानी की मान मनव्वल करनी पड़ेगी, और जेठानी भाप जाएगी कि ये मान मनव्वल कुछ कारण से कर रही, वो और पे लेगी। और मेला दिखाने वाला, आप वो अपने पति के साथ मेले नहीं जा सकती थी, वो दूसरों के साथ जाएंगी, अपना टोला बना के जाएंगी। हाँ, अपना टोला बना, या अपने बच्चे के साथ चली जाएगी। न पति उनको मेला साथ में ले जाएगा, न वो खुद जाना चाहेंगी। केवल 200 उम्मीद होती है मेला में, औरतों को होती थी। एक तो ये कि पति कुछ ले आएगा चोरी से झोला में छुपा के रखे हुए, तो ऊपर मूलिक भाजी जो है झोला से झाग रही होगी, लेकिन धीरे से कहेगा कि कुछ सामान है झोला में, देख लेना, इतना बता करके जाओ झोला अंदर रख दो। रसोई में नहीं, क्योंकि हर बार झोला पकड़ा देते थे, केवल सब्जी रहती थी। आज कहा है जाओ झोला अंदर रख दो, तो तरकारी रख के जल्दी से उसको ऐसे उमेट के गुजमेट के अपना आंचल आधा उसके ऊपर डाले हुए, तब कमरा में जाएंगे, तब देखेंगे कि अच्छा साड़ी लावा है, रिंकिया के पापा साड़ी लावा है ना। और दूसरा देवर जो है ना, वो बहुत काम आता था। वो एक गणित की अभ्यास पुस्तिका का फटा हुआ पन्ना, जिसके ऊपर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, या कोई हिंदी की कोई कॉपी है उसका एक अभ्यास पुस्तिका का पन्ना, जिसके ऊपर कुछ निबंध या आंसर उत्तर प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, दिनांक पड़ा हुआ है, कट्टम कुट्टा है। उस कागज़ पे 2 ठे लड्डू या 4 ठे बर्फी, उसको गुजमेट के पोटली जबस्ती बना के, जिसमें से मिठाई झांक भी रही है, उसको कुर्ते की जेब में रख के ले आया है। दौड़ के आया है कि उसको वापस भी जाना है। अब भाभी देख के लब से निकल गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेम में दे के गया है, प्रेम में तो दिया ही है, लेकिन उसका ये है कि मैं भाभी की आवश्यकताएं जो हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। मेला नहीं गई हो कोई बात नहीं, मीठा खा लो, जल्दी पकड़ो पे जाना हाँ। हमको। तो और इस दूसरा टोन में क्या है रहता कि मैं देर से आऊंगा, मैनेज कर लेना। उसका जो स्वार्थ है कि मैं तो नौटंकी देख के आऊंगा, मैनेज कर लेना। बाप गरियाएंगे, दिन भर नौटंकी, 3 दिन से कह रहे हैं धान कटा है चले जाओ, आफर तक नहीं जा सके, दिन भर नौटंकी, रात भर नौटंकी, दोस्ती यारी, मजनू बने घूम रहे हैं, झोंटा रखा है। वो जो तेवर है यार, मजनू सुनता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। अखबारों में भी लिख देते हैं कि मजनू पकड़े गए। हाँ, और मजनू किसी का नाम नहीं था। हाँ, मजनू स्टेट ऑफ माइंड है। गरीबी मजनू सब मजनू जो है वो जुनून से बना है, कि जो पागल होते हैं उनको मजनू बोला जाता है। मतलब पागल, मैं डेरोगेटरी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, दीवाना उसके लिए सही शब्द, दीवाना कि जुनून जिन पे आ जाता है वो मजनू होते हैं। और हम सभी मजनू हो जाते हैं कभी कभी, पर मजनू को पता नहीं लैला से जोड़ के देखा जाता है, वो लैला का मजनू था, उसका नाम मजनू नहीं था। नहीं, उसका तो लाइन उसको एक्सप्लेन करती है बहुत। मजनू शब्द की व्याख्या एक लाइन में अदब में कव्वाली में है कि मूसा को तो बेहोश किया नूर में लाके, मंसूर को मस्ताना किया जाम पे लाके, ये दीवाना किया कैस को लैला में समा के। तो कैस का दीवाना हो जाना ही मजनू के मकाम पे हासिल होना है। बहरहाल चलो, तो घर में बोला जाता था मजनू बने फिरते।
वो एक हमने छेड़ दिया ना, मैं एक चीज और बता के फिर बाजार पे चल रहा हूँ। हमको दिल्ली आने से पहले ये पता था कि मजनू की लैला, जब दिल्ली आया पता था मजनू का टीला। आज बाबा ने 2-3 अच्छे वाले मारे। क्रिकेट छोड़ दिया लेकिन स्पिन पता है। तौबा। बारात के लिए ना एक गीत हमारे यहाँ होता था। यार देखो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें जो कप रखे हैं भैया खाली हैं। हाँ यार, इसमें कॉफी होना सरकार से था। कहेंगे कि इसमें कुछ व्यवस्था की जाए। करवा देंगे, ठीक। नहीं हो तो 4 लड्डू रखवा दिया करो बीच में, चाय बनने के लिए ब्रेक लेते हो। तो वो बारात में हमारे यहाँ ये होता है, किस तरह की हमेशा होती है, जब बारात गांव में एंट्री कर रही होती तो छतों से चढ़ के महिलाएं देख रही होती हैं। वो पहले से उसमें गाना बज रहा होता है, बाहरो फूल। हाँ, तो जब ये वाले नहीं होते थे गानों के, तब वहाँ महिलाएं गाना गाती थी बारातियों के लिए। तो उसमें गाना बना था और उसमें भी एक पैटर्न था। तो वो गाती थी कि बाराती एक मन के नाही, यानी एक भी बाराती मन का नहीं है। और फिर वो उनके अंगों पे बात करती थी कि यन रे बरतियन की लंबी लंबी टंगिया, यन रे बरतियन, फिर एक लाइन और बाराती, और अगली बार वो आंख पे बनाएंगी, लड़के के चाचा, लड़के के जीजा, फूफा, मतलब और खास करके जो मान्य है ना, और लड़की की बुआ जो वहाँ नहीं है, लड़के की नाम लेकर के उनके बारे में भी बहुत भद्दी बातें की कि तुम यहाँ हो, वहाँ क्या गुल खिला रही तुमको पता ही नहीं है। कहने का मतलब ये भावार्थ में समझा रहे हैं। गा पाना थोड़ा मुश्किल है। वो बारातियों का स्वागत नहीं होता था बस। वो बारातियों की बेइज्जती होती है। ठीक है, तो जिसके बारे में ताऊ ने बताया है कि टॉलरेंस टेस्ट किया जाता था कि आप कितना झेल लोगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। तो बिजार खबर आज की तेलंगाना से ही है। वापस तस्ला, जहां तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो गया है। पार्टी के मुखिया केसीआर के चंद्रशेखर राव इसे नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं। बीसीआर क्यों नहीं हो रहे? पर बिजार ये नहीं है कि वो क्षेत्रीय पार्टी को, बिजार है उनका झंडे का कलर, पार्टी का कलर जो है ना, पिंक, इलेक्ट्रिक पिंक जो है ना भाई साहब। ताऊ मैं पहले घबराता था डीएमके से, ये आपका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कटगम, कड़गम, हाँ कड़गम का जो पीला था ना, हाँ, काला चश्मा लगा के व्हाइट कपड़ों में करुणानिधि जब पीला गमछा मारते थे, हदस जाते थे हम देख के उनको कि यार ये क्या है, टैक्सी टाइप, ये क्या हो रहा है। वो हल्दी वाला पीला नहीं है, नहीं वो पीला अलग पीला भयंकर, वो सरसों वाला पीला है, जॉन्डिस वाला पीला है। उठाया गिलास पी लिया। तो बिजार उसके चक्कर में उन्होंने कहा अच्छा तुमसे आगे हम देंगे। इनका जो गुलाबी, एक रिकमेंडेशन दे दूं, जॉन वाटर्स करके डायरेक्टर बने हैं, उनकी एक फेवरेट कलाकार थी डिवाइन, अभी हुआ है LGBTQ टाइप की चीजें, उनकी एक फेवरेट एक्टर था ही हर वो उनका नाम था डिवाइन, और वो फिल्में बनाते थे। जॉन वाटर्स डिस्गस्टिंग फिल्में बनाते थे और आर्ट होता था। उनकी एक फिल्म है पिंक फ्लेमिंगोज, वाह, कभी देखिएगा। और केसीआर को याद कीजिएगा। हाँ, ताकत चाहिए देखने के लिए। पर आई स्टिल अप्रिशिएट जॉन वाटर्स आर्ट एंड हाउ डिस्गस्टिंग हिज कैरेक्टर्स वर। ठीक है, रिपल्सिव। हाँ, जैसे मनी कॉल की फिल्म है, आर्ट थी लेकिन कोई 5 मिनट नहीं देख सकता है। कय हो जाएगा आपको उनकी बातों से, उनके रहन सहन से, उनका सब कुछ, उनके जीवन से। लेकिन आप ये जानते थे कि जो बनाने वाला है वो बहुत सीरियस है। गिनास्टिक इज द वर्ड। एक्चुअली मैं जॉन वाटर्स पे कभी अगर कोई लिखूं, मैं चाहता हूँ एक बार लिखूं उनके सारे काम पे, तो मैं उसमें ये गिनास्टिक वर्ड यूज करूंगा। मैं हॉलीवुड को ये वर्ड देना चाहता हूँ। तो बिजार ये है कि इन गिनास्टिक कैटेगरी गर्ल्स। तो केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस, उसके नेता राज नाला श्री हरि का उत्साह जो दिखा पार्टी के नाम के ऐलान से ठीक पहले। नलश्री, अच्छा, राज नल नल जो है ना बुरे आदमी नहीं थे। अच्छा,
दमयंती हाँ और नल सुना होगा। हाँ, नल दमयंती, राज नला श्रीहरि। तो हमारे एक मित्र थे, उनका नाम नल था। हम लेकिन वो NALA लिखते थे तो हम उसको बोलते हेलो नाला। तो वो फिर आ गया आ वाला फिर आ नल गया। नल हाँ, दमयंती। तो वो ऐलान से पहले श्रीहरि इतना भावुक हुए, हम लोग ताऊ को भी एक बार श्रीहरि बोल चुके हैं स्पेस में, याद है आपको? वो इतना भावुक हुए कि उन्होंने वारंगल में स्थानीय लोगों को एक शराब की बोतल और साथ में एक जिंदा मुर्गा बांटना शुरू कर दिया, मतलब एकदम खुला खेल। और वो वीडियो है जिसमें वो ट्रक के पास खड़े हैं, कोई एक आदमी उनको ला करके एक मुर्गा देता है, एक बोतल देता है, फिर वो लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। तो ये देख लोग के बहुत चौचक लेके जा भी हाँ रहे हैं। लेके जा रहे हैं। अच्छा, मुर्गों के ऊपर हमने मतलब उसमें वीडियो में दिखा नहीं, हाँ लेकिन क्योंकि वो जिंदा मुर्गे थे तो कहीं ना कहीं उस पर चिट लगी होगी, नमक स्वाद अनुसार वाली। हाँ, नहीं उसमें मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि मैं आपको एक डिश बना के क्यों दूं, क्योंकि हो सकता है आप चिकन चेट्टीनाड बनाना चाहो, हाँ बटर मसाला बनाना चाहो, क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको जिंदा रॉ नहीं, मटेरियल और आप उसको धार्मिक प्रयोजन में इस्तेमाल करना चाहें, बलि देना चाहें। हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी उनकी। आप मतलब आप मुझे एक चीज से खुशी हुई कि आदमी ने चखना दिया। आप जो है आधी चीज दे देते हो वो गलत है, उसको प्यार फिर का जाके रस जरा चखना। अरे ठीक है। मखना। तो रस के साथ आपने चखना दिया। पर मैं आपकी बात से एक जगह पे सहमत नहीं हूं। जिंदा मुर्गा कभी भी किसी को बोतल के साथ नहीं देना चाहिए। आपने देखा हो एक वायरल वीडियो था, इतने नशे में था वो जिंदा मुर्गा खा रहा था। दूसरा बात कि अगर आपने देखो वेट नहीं कर सकता आदमी, मुर्गा पकने तक वो पी लेगा। हाँ, और मुर्गा भाग सकता है। मुर्गा भाग सकता है। आप उसको यार, आंध्रा में चिकन 65 होता है, अच्छा। वो दे देते, है ना? कितना अच्छा था। लेकिन ताऊ मोटी बात ये है, आप सही कह रहे हैं, चिकन 65 हम लोगों ने बेंगलोर में खाया था, बहुत टेस्टी। आपके साथ गए थे। पता नहीं 65 क्यों नाम है उसका। 65 में शायद इजाद हुआ था उसका, उसी के आसपास आंध्र बना भी होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होके, है ना? तो बृहद से पृथक हो गए। हमारे यहाँ एक थप्पड़ होता है, उसका नाम होता है अंधरा छाप। वो थप्पड़ ऐसा मारा जाता है कि आदमी थोड़ी देर के लिए हाँ, अंधा हो उसको जाए। केवल तारे दिख रहे होते हैं। हाँ विजन लॉस कर जाता है। ठीक है, तो चांद तारों को छूने की आशा उसी थप्पड़ से प्रेरित है। पर यह है कि तेलंगाना की घटना है ये, ताऊ जो पहले आंध्रा का हिस्सा सबसे होता बड़ी था। बात यह है कि ये नेता कम से कम अपने लोगों की जरूरत को समझता है। हाँ, और रेवड़ी देके क्या होगा, ये बार बार आजकल चर्चा हो रही है कि रेवड़ी रेवड़ियाँ दे रेवड़ी रहे बांट रहे हैं, रेवड़ी हैं। बांट मैंने तो रहे रेवड़ी बढ़ते हुए देखी नहीं है। हैं। और ओबेसिटी और मतलब शुगर इतना पैंडेमिक जैसा हो चुका है, व्हाई टू स्प्रेड रेवड़ी। आप जो है ये ही दो। और मैं अच्छा, रेवड़ी वहाँ अच्छी बनती भी नहीं है, रेवड़ी का कैपिटल लखनऊ है। हाँ। लखनऊ और मेरठ है ना? दो जगह ठीक बना। हाँ, मैं इस बात पे बिल्कुल अडिग हूं अभी भी कि हर चुनाव में इस तरह के डायरेक्ट ट्रांसफर होने चाहिए। वोट देने वाले को आप डायरेक्ट पैसे देते हो, अच्छी बात है, और खाना और शराब इसका इंतजाम आप कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, उसके घर के बजट पे असर नहीं पड़ता है। राजनीतिक आदमी जो है ना, बिल्कुल। क्योंकि घर में उसको इन दोनों चीजों के लिए गालियां पड़ती हैं जो उस आदमी ने कि जो कमा के आया और बोतल खरीद दी। अब बोतल टैक्स मिला है। टैक्स के तौर पे जो पैसा दिया, अगर वो टैक्स नहीं देता तो वो दाल चावल छुच्छा नहीं खा रहा होता, वो दारू भी पी रहा होता, वो मुर्गा भी खा रहा होता। नेता ने बात समझी कि तुम्हारा पैसा है, तुम इस पैसे से जो करते वो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कर रहा हूं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर उस पार्टी को वोट दूं जो महीने में 4-5 बार मुझे देता रहे। फिर दाल चावल खाते लोग बीच बीच में टेस्ट चेंज करने के लिए। बनारस में अगर वो इस तरह का राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करते तो वहाँ क्या ठंडाई बांटते, मतलब वहाँ के लिहाज से क्या मुफ्त नहीं, में ठंडाई हम लोग बना लेते वहाँ पे। देखो, ये जो चीज़ उसने बांटी है, ये ये सार्वभौमिक कहीं भी- है। हाँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कि महादेव ठंडाई पीते हैं, तो भैया काल भैरव भी बनारस के हैं, उनको दारू चौकती है। दारू और मुर्गा बटना चाहिए। हम इस देश में देखते हैं, उस दिन ट्विटर पे लोग कहते हैं एक मुर्गा और एक बोतल दारू पर बिकता हुआ लोकतंत्र। भाई साहब, लोकतंत्र किधर बिक रहा है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है भाई? यही तो लोकतंत्र है कि मैं तुम्हें वोट दूंगा, तुम मुझे कुछ तो दो। खाली पीली वोट लेते रहते हो। अच्छा, ये हैदराबाद के लोग का को खा को का बोलते हैं, जैसे टीवी पे वो खबर देखते हैं, खबर,
और खैंची से पतंग काटते हैं। हैदराबाद के लोग का क्या होता है, देखो हैदराबाद में ना दक्कनी उर्दू बोली जाती है। उर्दू में 2 का होते हैं, एक होता है काफ, एक होता है बड़ी काफ, क वाली, कयामत वाली। तो क्या, कायदे आजम। हाँ, तो उनको लगा कि यार ये जम नहीं रहा है, कितना गटरल बोले, तो उन्होंने कहा ठीक है एक बड़ी वाले को ख कर देते। तो फिर अब क्या इतनी दूर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उनको लगता है किसी खाने लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। ओवैसी साहब बोलते हैं ऐसे कभी कभी। हाँ ओवैसी साहब बोलते हैं। ओवैसी साहब ने एक चीज लेकिन बहुत कमाल की है, कसम खा ली है, हाँ। खसमानू खाया। ओवैसी साहब ने 2 विचारधाराओं को जोड़ा है। जैसे आप ये समझिए कि वाम का एक्सट्रीम या वाम का किला, उसको आप दक्षिण का रंग अगर दे दें, वो जनेऊ को जनेऊ नहीं बोलते, जेएनयू बोलते कि वो तो जेएनयू पहुंच के मंदिर जा रहे हैं। तो ये कमाल का मिक्स है, जनेऊ को जेएनयू बोल देना ये अपने आप में क्रांतिकारी घटना है। और इसके लिए ओवैसी जी जो है उनको भाषाविद की उपाधि दी जानी चाहिए। लोग आए सो गप्पा कर रहे। हाँ करेंगा, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। चिट्ठियों की ओर बढ़ता हूँ, न्योता वाले श्रोता, और चिट्ठियाँ बहुत सारी आई हुई हैं। पहली चिट्ठी है प्रणव कुमार की, साउथ कैरोलिना में फ़िलहाल, मूलतः भागलपुर से। 3 ताल के संचालक एवं साथियों को जय हो। मैं प्रणव कुमार भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। अपनी आजीविका के लिए अपने परिवार के साथ अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य में प्रवासी हूँ। मैं 3 ताल गूगल पॉडकास्ट पर सुनता हूँ। मैंने करीब सभी एपिसोड सुन लिए हैं। नवरात्रि के व्रत पर एपिसोड सुनते हुए मैं अपने बचपन में चला गया। मेरी माँ भी नवरात्रि के व्रत करती थी और शुद्ध घी में आलू का भुजिया बनाती थी और मुझे वो बहुत पसंद था। लेकिन नवरात्रि का समय अब मेरे जीवन की खटास है। 2003 के नवरात्रि के पंचमी तिथि को मेरी माँ वैकुंठ निवासी हो गई। माँ मेरे और पिताजी के बीच संवाद की कड़ी थी। मैंने अपना सब कुछ पहले ही माँ के साथ साझा किया है। मैंने अपना सब कुछ सबसे पहले माँ के साथ साझा किया है और अब तक उनके जाने के बाद मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा खाली है। समय के साथ फिर पिताजी से बातचीत होने लगी। मैं अपनी पढ़ाई और आजीविका के लिए पुणे, वैंकूवर और फिर यूएस के अलग अलग राज्यों में रहा। माँ के जाने के बाद घर कभी घर सा नहीं लगा। एक दिन अप्रैल 24 का एपिसोड सुन रहा था और उस एपिसोड को नहीं सुन सका क्योंकि मैं दोबारा वो पल जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जिसका बयान उस एपिसोड में था। मेरे पिताजी उस प्रलय की घड़ी में पटना के अस्पताल में कोरोना से लड़ रहे थे और मैं उनके साथ था और वो पल बहुत भयावह था। मेरे 2 बहनोइयों ने उस वक्त मेरा बहुत साथ दिया, मुझसे ज़्यादा पिताजी की सेवा की। लेकिन चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि को पिताजी वैकुंठ निवासी हो गए। मैंने अपने माता और पिता दोनों को नवरात्रि में खोया है और मेरा इस नवरात्रि का संबंध फूल और कांटों सा है। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ऐसे ही आप बतकही करते रहें और अपने खुले विचार साझा करते रहें। एक सुझाव ये कि अगर किसी एपिसोड में कोई किताब की चर्चा या उसे पढ़ने का सुझाव हो तो अलग से अपलोड करते समय डिटेल्स में भी उसे साझा कर दिया करें। धन्यवाद। जय हो, प्रणव कुमार। नहीं, अच्छा सुझाव है, लेकिन प्रणव भाई से हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं, ये आप जो कह रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुर्योग संयोग दोनों जो है उस तरह से है कि आपने जिनको खोया वो नवरात्र के समय में गए, लेकिन वो जब भी जाते वो कोई ना कोई समय होता, वो कोई ना कोई तिथि होती और किसी न किसी मास की होती। भले ही मतलब नवरात्र नहीं होता तो कोई एकादशी होती, कोई चतुर्थी होती, कोई पूर्णमासी होती, कोई अमावस्या होती। लोग अच्छी ही तिथियों पे आते हैं और लोग अच्छी ही तिथियों पे जाते हैं। ये सापेक्षता है जो हमें आने पे सुख और जाने पे दुख देती है। तो अपने तई आप देखेंगे तो वो दुख है और उनके तई वो जाना किसी भी तिथि को होता, वो तिथि अच्छी और बुरी वहीं से तय हो रही। हर तिथि अच्छी है, हर तिथि बुरी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये फूल और कांटे वाला है, क्योंकि उस आलू की भुजिया से लेकर के दाह देहावसान तक आपकी स्मृतियाँ उससे जुड़ी हैं। ये बहुत अफसोस की बात भी है कि आपने दोनों लोगों को खो दिया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि
जैसे ताऊ हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब एक नहीं रहता है तो दूसरा क्या करता है, तो दूसरा गए हुए के स्वभाव की कुछ चीज़ों को अपने अंदर आंगीकृत कर लेता है। पिता से संवाद की जो सीढ़ी थी वो माँ के जरिए थी, माँ के माध्यम से ही आप पिता से संवाद आपका बन पाता था, कुशल क्षेम बन पाता था। लेकिन माँ के ना रहने पे पिता ने थोड़ी सी माँ अपने अंदर अपनाई और वो कम्युनिकेशन कम से कम शुरू हुआ। अब वो नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी स्मृतियाँ ऐसे ही घी में बनी हुई आलू की भुजिया जैसी आपके पास होंगी। आप उनके साथ आगे की तरफ देखते हुए चलिए। तिथियों के दोष और तिथियों के संताप में अपने आप को उलझाएं नहीं। उन्हीं नवरात्रों में वो देसी घी का सौंधी सौंधी बनी हुई आलू की भुजिया, उसको चेरिश करें, माँ को याद करें और बना के खाएं गुरु। माँ ऊपर से देख के खुश होगी। माई गई नहीं, माई लग गई। चिट्ठी लिखते रहिए प्रणव भाई। हाँ। आगे और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा आपकी। अगली चिट्ठी है ओजी, इनका नाम शाश्वत है असली, पर वो ओजी नाम से लिखते हैं। सीतापुर करवी चित्रकूट 210-204। जय हो ताऊ बाबा सरदार। पिछले 3 ताल में आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रामलीला की बात की थी, तो मेरे पास भी कुछ जोड़ने को था। अभी हाल ही में मैंने 12वीं पास की, तो कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए मुझे डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ी, निवास प्रमाण पत्र की, जिसकी बनवाई 20 रुपये या 50 रुपये होगी, लेकिन हमने 350 दिया और 2 दिन में पत्र प्राप्त किया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ़ करूंगा कि उनकी साइट सही से काम कर रही थी, तो वो बार बार अपडेट भी दे रहे थे। लेकिन उसके बाद मेरे पास यूपी ऑनलाइन की तरफ से आया एक फीडबैक फॉर्म, जिसमें अंत में ये सवाल था कि क्या आपसे ज़्यादा पैसा मांगा गया, और अगर हाँ तो कितना। अब मैं हूँ गांधी का आदमी, राहुल का नहीं, महात्मा का। मैंने विवरण देते हुए बता दिया कि हमने 350 दिया है, 20 नहीं। इसके बाद से उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलें छोड़ें। अब आते हैं रामलीला पर। मैंने अपने जीवन में रामलीला कभी नहीं देखी, पर इस दशहरा में बनारस में था तो हम गए रावण दहन देखने, और सबसे ज़्यादा हनुमान जी पर दया आई, क्योंकि बेचारे हनुमान जी, उनको आप समझिए 8-9 घंटा मेकअप करके बैठे रहना पड़ता है। उसमें उनकी इंसान रूपी वानर सेना उनके पास जाकर हनुमान जी स्माइल, मतलब हनुमान जी का भी मन करे कि दे दे डोज, लेकिन वही उनको, उसमें सबसे खुश रावण है, वो कह रहा है कि राम के दरबार में हनुमान जी इस्माइल दरबार पूरा कर दिया था। गजब हाल है भाई साहब। अरे हनुमान जी संजीव कहो, हनुमान जी संतोष कहो, है ना, हनुमान जी सतीश कहो, हनुमान जी इस्माइल जो है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, आधे से कैसे शुरू करें, आ ही गया। उसमें सबसे खुश रावण है, वो कह रहा है कि देखो लोग हैं, मुझे देखने आए हैं, और हर साल कागज़ और कुछ भूसा जलाकर सब पागल हो जाते हैं। सही बता रहे हैं, कभी गलती से कोई रावण अगर उठ कर चल दे तो मलदहिया के सारे उत्साह गिली गिली सिमी हो जाएं। जय हो ओजी, सीतापुर करवी चित्रकूट 210-204। बहुत सही गुरु। आप लिखते रहिए। बनारस में रावण दहन देखे। हाँ, और अगर आप रामनगर जा पाते तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि बनारस की रामलीला का मज़ा रामनगर में है। हाँ, ये आपने जिक्र किया। नाव पर बैठ के वो पार जाके, और वो जो रामलीला है अभी 3-4 दिन पहले ख़त्म हुआ है। वो तो लंबा चलता है, 2 महीना पूरा प्रोसेस चलता है। अगली चिट्ठी दीपक सोलंकी की, फ्रैंकफर्ट से गोरखपुरिया 3 तालिया। इन्होंने ऐसा लिखा है। ताऊ बाबा और सरदार को सादर नमस्कार। कई दिन बाद लिखे हैं। हाँ, पिछले 8-10 हफ्ते इतनी व्यस्तता रही कि छटपटाते रहे, लेकिन एक भी चिट्ठी नहीं लिख पाए। पर कल के एपिसोड यानी 104वें एपिसोड ने मिट्टी के तेल वाले स्टोव में पिन मारने का काम किया। जो नीला नीला लपट कभी दाहिने कभी बाएं फुफुक के जल रहा था, अब पूरा भभक कर सूरजमुखी के फूल जैसा जल गया, और हम लिखने के लिए बैठ गए। इधर ज़्यादा समय यात्रा में बीता, में डेफोडिल हुए जा रहे हैं। हाँ, इधर ज़्यादा समय यात्रा में बीता, भारत में भी थे 3 हफ्ते, और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन 100वां एपिसोड था उस दिन किसी और शहर में थे। जब तक न्योता मिला उससे पहले ही आइटिनरी तय हो चुकी थी। उस पूरे दिन शरीर कहीं और था, लेकिन दिल दिमाग आत्मा आज तक के स्टूडियो में ही थी। ऐसी मनस्थिति में थे कि बता नहीं सकते। छोड़िए, सबसे ज़्यादा तो अफसोस वो 3 ताल वाला झोला ना मिलने का था। भाई लोग ने झोले के साथ फ़ोटो डाली तो देख के सुलग गई, लेकिन अब करें भी तो क्या। खैर, 3 ताल के अभी कई शतक आने हैं, फिर मौका मिलेगा। आते हैं मुद्दे की बात पर।
कल के एपिसोड में रामलीला ने पिन मारने का काम किया। फ्रैंकफर्ट में कल पहली बार दशहरे पर काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। पूरे जर्मनी से 5,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। यहाँ के मेयर, भारत के कॉन्सुलेट जनरल और कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। वहाँ बच्चों की रामलीला देख के और रावण दहन करके घर पहुँचे ही थे कि 3 ताल का नया एपिसोड आ गया। ताज़ा अनुभव लेकर आया ही था और आपने पुराने तार भी कुरेद दिए। सरदार ने जो हरियाणवी रामलीला के डायलॉग बोले, कमाल, गजब, मज़ा आ गया। हमारा रामलीला का अनुभव बहुत लंबा तो नहीं लेकिन मज़ेदार बहुत रहा है। 6-7 साल की उम्र से 12-13 साल की उम्र तक हर साल रामलीला दशहरा से दिवाली तक पूरा चौचक माहौल बना रहता। रामलीला में सीता स्वयंवर, सीता हरण और रावण वध वाले दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती। पाणे जी बताते थे कि सबसे ज़्यादा आरती और चढ़ावा इन 3 दिनों में ही चढ़ता था। सिक्कों और नोटों से बड़का थरिया भर जाता था। नगद नारायण के अलावा केला और लड्डू भी चढ़ाते थे लोग आरती के बाद। दर्शकों के लिए 2 बाड़े के जैसा बनाते थे, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग। नीचे पुआल बिछा के ऊपर जाजिम, दरी या चादर डालते थे। 3 तरफ से रस्सी से घेरा रहता था और कोने वाले बांस पे दफ्ती पे महिला या पुरुष लिख के टंगा रहता। शायद शुरू के 2 साल तो महिला वाले पार्टीशन में ही बैठे, बच्चे अलाउड थे वहाँ। बाद में जब पुरुषों वाले सेक्शन में बैठना पड़ा तो जल्दी शॉल लेके घर निकल जाते थे ताकि आगे जगह मिल जाए, वरना पीछे से पूरे टाइम भगवान राम कमर के ऊपर ही दिखाई देते थे। और अगर बैठ जाते थे तो सिर्फ सिर दिखाई देता था। कई बार बैठने की जगह को लेकर बड़े लड़कों और आदमियों में गाली गलौज हो जाती थी या जूता चप्पल चल जाता था। लेकिन एक बार याद है कि बात इतनी बढ़ गई थी कि कुछ मनबढ़ लड़कों को रामलीला समिति वालों को लाठी से मार के भगाना पड़ा। रामलीला शुरू हुई उस दिन अशोक वाटिका में रावण सीता संवाद था। मिडिल स्कूल से लाई 3 बेंच जोड़कर उसके किनारे केले के पत्ते और अशोक की टहनियाँ लगाकर सीता जी का चबूतरा बना था, जिस पे बैठी माता सीता का रावण से संवाद चल ही रहा था कि स्टेज के पीछे धमाका हुआ। फिर लगातार तड़ 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 सीता जी उछलकर रावण के ऊपर गिर गईं और प्रहरी तो स्टेज से कूद के नीचे ही आ गए। हुआ यूं कि जिन लॉर्डों को भगाया गया वो चटाई बम वाला पटाखा लेके आ गए और स्टेज के पीछे सुलगा दिए। बस फिर आधे घंटे लगे और सब ठीक करके दोबारा लीला फिर शुरू हुई। बचपन के बाद लाइव रामलीला मैंने कल देखी। यहाँ भारतीय कम्युनिटी के लोगों के छोटे छोटे बच्चों ने, ज़्यादातर जानने वालों और दोस्तों के बच्चे थे, काफ़ी मेहनत करके ये रामलीला की। पहली बार के हिसाब से बहुत प्यारा मंचन था। और हाँ, इतना बड़ा रावण भी 40 फीट का, जो कि मेरे एक मित्र ने लगभग अकेले ही 1 महीने में बनाया, यहाँ पहली बार चला। बहुत जगह से परमिशन लेना पड़ता है, जगह का पहले मुआयना होता है, दमकल, एम्बुलेंस और पुलिस का पूरा इंतज़ाम होता है, जो कि यहाँ इतना आसान नहीं है। लेकिन फ्रैंकफर्ट के मेयर और भारतीय कॉन्सुलेट के सहयोग से ये सब मुमकिन हुआ। डोसा, वड़ा, पाव भाजी, छोले भटूरे, ताज़ा जलेबी से लेके मेहंदी, योगा और दिए तोरण तक के स्टॉल, सबके लिए कुछ ना कुछ था। बहुत सफल कार्यक्रम रहा। अब कुछ और बातें। कल के एपिसोड में यश भाई ने दरवाजे पर स्वास्तिक को लेके जो अनुभव सुनाया, उसी से मिलता जुलता वाकया है और इसके तार एपिसोड 101 के टॉपिक से भी जुड़े हैं। पिछले साल हमारी बिटिया के जन्म के बाद ये हुआ कि अब एक बड़ी गाड़ी लेनी है, तो हमने भी 4 छल्ले वाली सेडान छोड़ के बच्चों के लिए SUV लेने का मन बना लिया। गड़बड़ तब हुई जब बेटे ने जो गाड़ी हमने सेलेक्ट की थी उसको रिजेक्ट कर दिया और एक विशेष गाड़ी की फरमाइश की। बिटिया बोलने लायक अभी हुई नहीं थी, वरना शायद 2-2 से मामला टाई हो जाता। तो इस प्रजातांत्रिक लड़ाई में हम मालकिन और बेटे से 2-1 से हार गए और मर्सिडीज की SUV ले आए। ताऊ बोले थे ना, हाथी। बस वही। सवारी में मज़ा तो बहुत है, लेकिन जब हर महीने तनख्वाह का एक मोटा हिस्सा किस्त में जाता है ना, अब क्या बताएं कैसा लगता है। आगे जैसा हर भारतीय घर में यार तुम 2-1 से नहीं 3-1 से हारे हो। मतलब हम सेडान वाले हैं, लेकिन मर्सिडीज खरीदी है, इसी में हम खुश हैं। आगे भैया जर्मनी में तो मर्क ही होना चाहिए। हाँ, आगे जैसा हर भारतीय घर में होता है, नई गाड़ी की पूजा तो होनी ही थी, तो मेरे लिए बिटिया के पांव लगाना ही पूरी पूजा थी। लेकिन मलकिन बोली कि दिया बाती अगरबत्ती अक्षत रोली सब होगा। बेसमेंट पार्किंग में सब हुआ भी और जर्मनी में 7 साल से रहने के बावजूद मलकिन ने स्वास्तिक बनाया। कार्यक्रम चल ही रहा था कि मेरे जर्मन पड़ोसी, जिनकी पार्किंग मेरे बगल वाली है, अपनी पार्टनर के साथ कहीं से आए। गाड़ी पार्क करके वो पास आए, नई गाड़ी की बधाई दी, लेकिन जब उनकी नज़र बोनट पे पड़ी तो सनपात गए। पहले तो पूछे कि ये इतना लाल लाल क्या है, हमने बताया कि कलर है। अब उनको रोली सिंदूर कहाँ तक समझाते।
फिर वो बोले कि ये नाज़ी साइन हटा दो वरना किसी ने बोल दिया तो पुलिस आ जाएगी। तो हमने भी यश भाई की तरह उनको समझाया कि ये हिंदू स्वास्तिक है, लेकिन इस बात पे सर्वसम्मति बन गई कि गाड़ी बाहर निकालने से पहले ये साफ़ करना पड़ेगा। वैसे बाबा चलाने में मज़ा बहुत आता है और आपको जो मॉडल पसंद है वो तो नहीं है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस कमाल का है। नहीं, अपना मॉडल हम इस बार नोट कर लिए हैं, CLA 200D। अभी के लिए बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हो। फ्रैंकफर्ट से गोरखपुरिया 3 तालिया दीपक सोलंकी। इन्होंने तस्वीरें भी भेजी हैं जिसमें नई गाड़ी के साथ उसकी पूजा वाली तस्वीर है बहुत परिवार सही। के साथ, और रामलीला जो वो देख के आए हैं बच्चों की, उसके तो वीडियो वह भी भेजे एक हैं। तस्वीर ट्वीट कर दियो जमा लड़का ना दिख रहे हो, हाँ, बच्चे ना दिख रहे हो, वो वाली तस्वीर थोड़ा सा उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। और सोलंकी भाई देखा 2-3 और अवसर हैं रामलीला में जिसमें भीड़ और चढ़ावा दोनों बहुत आता है। भरत मिलाप में बहुत पैसा आता है। जो राम दरबार की फ़ोटो हम लोग घरों में देखते आए हैं, वो राम दरबार की फ़ोटो दरअसल भरत मिलाप की फ़ोटो है, क्योंकि भरत मिलाप में एक्चुअली वही तस्वीर बनती है मंच पे। पूरी रामलीला में कभी भी वो तस्वीर नहीं बन पाती है जो घरों में रही है। तो भरत मिलाप में लोगों को वो दिखता है जो वो कैलेंडर पे देखते आए हैं, और भरत मिलाप में बड़ी आरती होती है और वहीं से रामलीला एक तरह से ख़त्म होती है। तो भरत मिलाप में चढ़ावा सबसे ज़्यादा आता है। एक और अवसर है, राम के जन्म पे बहुत चढ़ावा आता है। जब दशरथ के 4 बच्चे होते हैं, कौशल्या माता को जब राम होता है तो राम के होए पे बहुत पैसा बचत है। और भीड़ के मामले में ये सारे के सारे जो प्रसंग हैं, अशोक वाटिका के, रावण दहन के, कुंभकर्ण के मरने के और पैर हिलाने के, इन सब से कम कौतूहल नहीं होता है नक्कटैया का। उसको कहते हैं हाँ नक्कटैया है, शूर्पणखा वाला। हाँ। तो सुवर्णखा के का जो नक्कटैया वाला प्रसंग है उस पर भी भयंकर भीड़ लगती है। और हमने गांव में देखा है कि वो भयंकर कौतूहल होता है उसमें। मतलब वो चारों तरफ से बगिया के बीच में नक्कटैया हो रही है, चारों तरफ से भीड़ है, और उसके बाद में सुवर्णखा की जब नाक काटी आती है उसके बाद फिर वो छिट्टा मारते हुए फिर वो भागती है। तो भागने में उसके पीछे भी पूरा रेला भागता है। तो पूरा नक्कटैया एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। हमेशा से पुरुषों को महिलाओं के साथ बेइज्जती देखने में मजा आता रहा है। नक्कटैया भी इसीलिए ना popular किसी है। की भी कटी हो बहुत मजा आता है। अगली चिट्ठी PDF में आई थी मेरे पास, तो उसका प्रिंट मेरे वाह पास भाई है। वाह, और ये चिट्ठी है प्रणव की, गुजरात चैप्टर से। वाह। प्रिय ताऊ बाबा और सरदार जय हो। ये चिट्ठी मैं एपिसोड नंबर 47 के संदर्भ में लिख रहा हूँ, लगता है पीछे से सुन रहे हैं, जिसमें ताऊ ने एक फ्रेंच व्यक्ति का जिक्र किया था जो गुजरात में एक स्कूल चला रहे हैं, और उन्होंने बताया था कि कैसे उनके देश में बच्चों को बराबर मौका दिया जाता है, अपने विचारों या जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें छूट है। मैं अंग्रेज़ी में सोच के हिंदी में लिख रहा हूँ, तो शब्द त्रुटि के लिए क्षमा रहेगा। आज मैं अपने आईपैड में एक पॉलिसी पेपर के लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट खोज रहा था, तो मुझे नोट्स में ये मिल गया, और मैंने चिट्ठी ये उस समय पूरी नहीं लिखी थी। आप ये चिट्ठी शामिल नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका 3 ताल से कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं है, और शायद कुछ 3 तालियों को इसमें आनंद ना भी मिले, लेकिन ताऊ और बाबा के साथ इसे ज़रूर साझा करें। फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसी मानी जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की इस पॉलिसी को मॉडल मान के कई देश अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। नॉर्डिक देशों में फिनलैंड और स्वीडन की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोई जोड़ नहीं है, और अर्ली एजुकेशन न केवल शिक्षा है बल्कि उन 2 से 8 सालों की उम्र में जो डेवलपमेंट बच्चों का होता है वो उनके आने वाले पूरे जीवन की नींव होता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब दुनिया ने अंतरिक्ष कार्यक्रम चालू किया, सोवियत यूनियन सबसे पहले मंगल पर पहुंचा और अमेरिका बार बार असफल हो रहा था। तो उन्हें लगा कि हमारे प्रोग्राम में कोई तो कमी है, और उन्होंने अपनी शिक्षा नीति को असेस किया और पाया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में कमी है, और उन्होंने उसको रिवाइज़ किया, और आज आप उन्हें देख सकते हैं। मैं स्कॉटलैंड का नया करिकुलम जो 2016 में आया था, गेटिंग इट राइट अवे फॉर एवरी चाइल्ड, जो कि 8 इंडिकेटर पर है, जिसे शन्नारी कहा गया है, और ये इंडिकेटर हैं सेफ, हेल्दी, अचीविंग, नर्चर्ड, एक्टिव, रेस्पेक्टेड, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडेड, और ये बेसिकली बच्चे और उनके परिवार को शामिल करके बनाया गया है। तो ये उसका एब्रीविएशन है शन्नारी। इसमें उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है जो कि बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जो ऊपर मैंने फालतू की चीज़ें लिखी हैं,
इसमें मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 77-78 साल में हम अपने लिए शिक्षा की नींव नहीं रख पाए हैं। सामान्य मानवी की इसका हिसाब नहीं मांग रही सरकारों से और विपक्ष से। कोई ये कहने वाला नहीं है कि अभी बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा आप मॉडल आंगनवाड़ी डेवलप करिए जहाँ गरीब और अमीरों के बच्चे साथ में अच्छी शिक्षा ले पाएँ। एक नई शिक्षा नीति के नाम पर झुंझुना लाया गया और वो इतनी ज़ोर से बजाया जा रहा है कि उसकी आवाज़ में लोग मस्त रहें और सरकार से ये न पूछें कि वो लागू कब और कैसे होगी। इस देश में अमीर हो या गरीब कोई जागरूक नहीं है। अमीर फालतू का पैसा भर रहा है और उसको लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा सीख रहा है, और गरीब खाने के लिए अपने बच्चे को आंगनवाड़ी भेजता है। स्कूल इसलिए नहीं भेजता कि पैसा लगेगा, और इस उम्र में बच्चा कुछ कर थोड़ी पाता है स्कूल जाके। ये बहुत लंबा विषय है और मुझे पता है कि आप तीनों के पास तर्क भी हैं, तो बहस अपन करेंगे जल्दी ही, और दोबारा चाय पे मिलने का अगर आप लोग मौका देंगे तो मिल करके भी बात होगी। इस विषय पर मैं चाहता हूँ कि कभी चर्चा हो, क्योंकि इस पर बात नहीं हो रही है, ताकि लोगों को पता चले कि वो अपने बच्चे के लिए सही चीज़ नहीं, उन्हें रोबोट बनाने का सेंटर खोज रहे हैं, जिसका इश्तिहार इंटरनेट और रोड पर पोस्टरों और बैनरों से पटा पड़ा है। प्रणव, गुजरात चैप्टर से। चाय पे चर्चा वाले शिक्षा नीति पे बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा पे हम बात करेंगे, हमें करना चाहिए। हमने कई किस्तों में की है वैसे हाँ। शिक्षा पे बात, लेकिन ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इस पे करें। तो शुक्रिया प्रणव भाई, ये अच्छा सुझाव था। सुझाव अच्छा है। और दूसरी बात क्या है कि ये हम बार बार इस बात को कहते हैं, फिर हम ये यहाँ पे भी दोहरा रहे हैं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा नीति जैसे विषय पे यहाँ पे और स्वास्थ्य, इन दोनों पे सरकारें ना कभी बनी हैं और ना कभी गिरी हैं। ये बहुत चिंता की बात है। सरकार तो इतनी गिर चुकी है ना कि शिक्षा पे क्या गिरेंगी। शिक्षा स्वास्थ्य दो ही चीजें हैं, और सुरक्षा, जो कि आदमी खुद नहीं कर शिक्षा सकता। और सुरक्षा। अगली चिट्ठी है, मैं पूरे देश की बात कर रहा था। नॉट जस्ट यूपी। बहुत क्षेत्रीय हो तुम। मिस्टर इनएविटेबल, अगली चिट्ठी जिनकी है, ज़िला छपरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, ठिकाना जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली। ताऊ बाबा और सरदार को सलाम। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे ये याराना, सलामत रहे तीन ताल। मैं पत्र दूसरी बार लिख रहा हूँ और आशा है कि आप पहली बार पढ़ेंगे, क्योंकि 100वें एपिसोड में मैंने खुद ही पढ़ा था। वो पत्र मैंने आधी रात के बारे में आधी रात को लिखा था, और इत्तेफाकन अभी भी आधी रात ही हो रही है। 100वें एपिसोड में आने की व्याकुलता मैंने अपने पत्र में जाहिर तो कर दी थी, पर इसके बावजूद मैं 10 सितंबर को सुबह 10 बजे सो के उठा था। मुझे क्या ही जल्दी थी, मुझे तो बस मेट्रो पे चढ़ के यमुना ही तो पार करना था। अक्सर वो लोग जो रेलवे स्टेशन के करीब रहते हैं, उनकी ट्रेनें ज़्यादा छूटती हैं, पर अपन तो उस दिन, ये बात बहुत सही है वैसे इनकी, पर अपन तो उस दिन के मौसम के माफिक चिल थे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि 1 बजे से पहले कुछ शुरू नहीं होगा, पर हम गलत निकले, 3 बज गया। आयोजन कतई जहर था। दिल्ली में आके पता चला कि यहाँ के लोग खूबसूरत को जहर भी बोलते हैं। आयोजन का सबसे मनमोहक चीज़ खाना रहल। मैं हमेशा शाकाहारी खाना पसंद करता हूँ, और इसलिए भी मैंने उस दिन चिकन की तरफ देखा भी नहीं, और उसके अलावा सब खाया। और यकीन मानिए मैं बहुत सोच में डूबा जा रहा था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा खा लूँ। जो खिले हैं फूल, फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूँ मन में अपने छुपा के। आयोजन और तीन ताल को सामने से देखने का अनुभव, सबने अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया। कई बार यूं ही देखा है वाले गीत की पंक्तियां हैं ये। हाँ, जो है खिले हैं फूल, फूल मुस्कुरा के। किसी को वो बारात लगा, कोई अपने नानी के घर जा रहा था। मेरा सीन अलग था, जैसे किसी जनजात से उचक सिंगल रहे लौंडे को पिछले 4 महीने से कोई लड़की मिल गई हो, और वो उससे हर शनिवार को 2 घंटा बतियाता हो, और बाकी हफ्ते उसके सपने और इंतज़ार में बिताता हो कि कब आएगा शनिवार, कब होगी फिर से बात। पर अचानक से लड़की सामने से मिलने को कह देती है। हम बाकी लोगों से कहेंगे रात में पत्र लिखा करो तुम लोग भी। पर अचानक से लड़की सामने से मिलने को कह देती है, दे के एक तारीख, और मुलाकात के तौर पर मांगती है एक कविता या कहानी। पर लौंडे को पता था कि ये आमंत्रण 100 और लोगों को गए हैं, पर उसने लिख के रख लिया ये कविता, ये सोच के कि अगर उसने पढ़ने को पूछा तो पढ़ देंगे, देखने तो जाना है तो देख लेंगे, वो ज़रूरी है। और जो फिर देखा कि कुछ और देखने की फुर्सत नहीं थी। मैं 1 हफ्ते तक उस हैंगओवर में रहा हूँ।
जब सरदार उस दिन बार बार पूछ रहे थे कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है, तो मैं चाह के भी नहीं बता पाया कि मेरा फेवरेट एपिसोड उल्टी वाला है। हर खानदान परिवार में एक होता है जो उल्टी करने के लिए बदनाम होता है। लोग उस बेचारे को दुत्कारते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके साथ बैठाते हैं, पर साथ में दवा और पन्नी भी थमा देते हैं। होना तो तय है, ये इनएविटेबल शब्द तो जैसे उल्टी वालों के लिए ही बना है। और आप जब कर रहे होते हैं तो तीन लोग गरिया रहे होते हैं और एक आपकी पीठ सहला रहा होता है। मेरा अनुभव है पीठ सहलाने वाला ज़्यादा गाली दे रहा होता है, लेकिन मन में। पर पीठ सहलाने वाला अल्टीमेट होता है। ये बहुत ये कमाल था। माइट अल्टीमेट। पीठ सहलाने वाला ही टोकता है हाँ। कि कटहल काहे खाते हो, क्योंकि वही देख भी रहा होता है डिटेलिंग ये में। अल्टीमेट बहुत सही था। बाद में ऐसा होता है वो सहलाने वाला फिर उल्टी करने जाता है। ऐसा हुआ है, हमने देखा है इसको। 3-4 उल्टी करा करके बहादुर बन के फिर वो खुद उल्टी करते हैं, इतना नाक में चढ़ जाती है ना वो। मैं वो पीठ सहलाने वाला नहीं हूँ, मैं था उल्टी करने वाला मिस्टर इनएविटेबल। हर बारात आने के साथ ये चर्चा भी शुरू हो जाता था कि अमन कैसे किसके साथ जाएगा। पापा तो हमेशा कहते थे कि मेरे साथ, पर मैं जानता था कि बाकी लोग तो बस गरियाते हैं, पापा के सामने कुटाई भी हो सकती है। तो धीरे धीरे बड़े हुए, मोशन सिकनेस की साइकी समझी और कुछ प्रिकॉशन लिया। फिर समझ आया कि ये बिलीफ सिस्टम और कॉग्निटिव रेपिटेशन का फंडा है। लेकिन अब भी कभी बस कार में बैठने से पहले कुछ हल्का खाता हूँ, कोई फल या च्युइंगम साथ में रख लेता हूँ। क्या पता कोई पीठ सहलाने लगे, और पीठ सहलाने वाले की मन की बात मैं जानता हूँ। कोशिश रहेगी आगे भी पत्र लिखूँ। मिस्टर इनएविटेबल, ज़िला छपरा, ठिकाना जामिया मिलिया इस्लामिया। बहुत सही, बहुत सही। वाह गुरु वाह। इनकी चिट्ठी से लेकिन ये जोक मिला अल्टीमेट वाला। ये इस्तेमाल करूँगा। यार आधी रात को अल्टीमेट जोक। अगली चिट्ठी है अमित वाघेला की। इसमें सिर्फ अमित लिखा है, पर मुझे लग रहा है शायद ये अहमदाबाद से, तो वही होंगे। ताऊ बाबा और सरदार को नमस्कार, जय हो। आप सबको मिठाई, हाँ वही हैं, आप सबको मिठाई पसंद आई, और ख़ास करके जब बाबा ने उसे वैलिडेट कर दिया तो ऐसा लगा कि इस मिठाई का दुनिया में आना सफल हुआ। मलाल रहेगा कि सैकड़े में मैं शरीफ नहीं हो सका। 100वें एपिसोड के बाद 4 से 3 एपिसोड में मेरा जिक्र हुआ, तो मैं अपने आप को मिठाई तो भाग्यशाली अव्वल मान थी, रहा हूँ। फिर बाकी लोग जो ये खाखरा लेके आए थे वो भी बहुत कमाल था। हाँ मेथी वाला खाखरा। हाँ, वो हिरेन भाई लाए थे शायद। हाँ हिरेन भाई। शुक्रिया। 3 ताल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मैंने कुछ लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 3 ताल के 2 वर्ष पूरे होने पर मुझ जैसा श्रोता सिर्फ शुभकामनाएं ही दे सकता है। हमें नहीं आता प्याज को सेक्सी कैसे साबित करें, कोई कैसे बता सकता है नंगई की अच्छाइयाँ और फटी जीन्स के नुकसान। इसके लिए अव्वल दर्जे की गांजा पॉलिसी होनी चाहिए। बाबा का भोजन प्रेम तो विश्व प्रसिद्ध है, पर आप तीनों तो गुरु कमाल हो। मुर्गे को चावल के साथ या लिट्टी के साथ ये चर्चा कर लिए, और वो भी बगैर रुमाली रोटी को पूछे, और मीठे पान का सऊर भी बता दिया, और उसको थूकने का भी। बारात भी बरत लिए और उसके अंदर की दारूबंदी भी बरत लिए। बारात की बस में उल्टी की बात कर लिए और उल्टी साफ करने की भी। पादने की आज़ादी के आंदोलन से चलते चलते आपने बताया कि मैयत में भी ह्यूमर हो सकता है, और आईफोन की 13वीं के मृत्यु भोज में भी स्वाद लेकर खाया जा सकता है। और फिर अगर अर्धनग्न विधायक की तरह दश्त तन्हाई ही क्यों ना आ जाए। मच्छरों के म्यूटेशन पर बात करने वाले, कौओं से मोहब्बत करने वाले, गधों की आबादी पे चिंता जताने वाले, और हमको लंगूर की दबंगई पे चर्चा कराने वाले, आप त्रिमूर्ति तेजो महाल जैसे अनमोल हो और करेले जैसे चतुर हो। वरना कौन है इस दुनिया में जो हमें खपरेल पे चलना, खून से खत लिखना और लुंगी में शीर्षासन करना सिखाए। मटन राष्ट्र के एकनाथ की बगावत से बागपत की लड़ाई के बिंब आपने जब सामान्य मानविकी को दिए, तो धार्मिक रूप से ठगे हुओं को मालूम हुआ कि गुस्से का प्रयोग नहीं करना चाहिए टंटापुर में रहते हुए। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेईमान के पकौड़े के ऊपर काफिर नींबू का रस डालकर जब अजीज़ मियाँ को सुना ही, तब खाके नशेमन को बोसे दिए जैसी फील हुई। पहली बार ऐसा कुछ लिखा है। उम्मीद है ये कोशिश आपको पसंद आएगी। सब समेट दिया यार मुशायरा अमित भाई। लिख लिया आपने। हाँ समेटी दीदू। हाँ, इसके लिए एक संस्कृत में सूत्र हम लोग पढ़ा करते थे। आद्योपांतिकरण है ये। हाँ। आद्योपांति। इसके लिए एक सूत्र है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ये एक दोहे में, एक श्लोक में कैसे आप 18 पुराण निपटा सकते हैं, इन्होंने ये कर दिया है।
इन्होंने 100 का 100 कर दिया पूरा। बहुत बहुत सुंदर चिट्ठी अमित भाई, और आगे भी लिखते रहिए इस तरह। करेजा काट दिए गुरु आज एकदम। अब मैं आपको बताऊं, सिंहावलोकन हो गया वो आज। मिठाई अब नंबर 2 पे हो गई। चिट्ठी ये नंबर चिट्ठी है। ज्यादा मीठी है। पापा है पर पीड़ितम न। पापा जो पीड़ा देते हैं। अगली चिट्ठी ऑडियो चिट्ठी है, मुकुल मिश्रा नोएडा से। तो मैं ये चलाता हूँ, प्ले करता हूँ। मुकुल मिश्रा लखीमपुर खीरी से। बाबा ताऊ ये नोएडा में रहते हैं, लखीमपुर खीरी के रहने वाले। से। बाबा ताऊ और सरदार को नमस्कार। 100वें एपिसोड को लाइव देखने का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है। अनुभूति ऐसी थी मानो बचपन में पहली बार कौतूहल से भरा मेले देखने गया हूँ मैं, और हो न हो वहाँ पर सभी एक दूसरे से किसी धागे से जुड़े हुए परिचित लग रहे थे। आयोजन शानदार था। अब मैं समझ सकता हूँ कि लोग बाबा से मसाले वाले एपिसोड के लिए इतना आग्रह क्यों कर रहे थे। खैर, मैं होम टाउन से लगभग 500 किलोमीटर दूर अभी नोएडा में कार्यरत हूँ। यह संदेश जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अक्टूबर में यह अकस्मात हुई बारिश ने एनसीआर को भिगा रखा है। आज अजीब खुशनुमा मौसम हो रखा है, ऊपर से हल्की सी फुहार में टहलते हुए 104वें एपिसोड को सुनने का आनंद। हाय हाय। हाल ही की बात है, ट्विटर पे किसी थ्रेड में बात हो रही थी कि कैसे भारत में लोग आजकल दो स्थानों के बीच की दूरी को समय के मात्रक में बता देते हैं। अरे बस 50 मिनट का रास्ता है। इस पर मुझे याद आया कि दूरी नापने का मेरा अपना नया मात्रक अब 3 ताल बन गया है। लखनऊ होते हुए जब कभी घर जाना होता है तो रास्ते में 140 किलोमीटर का सफर होता है। पहले यह दूरी बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन अब मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि यह तो सिर्फ 3 ताल के 2 एपिसोड दूर है। यूं मानिए कि लंबे सफर अब मैं अकेले कभी नहीं रहता हूँ। मेरे साथ हमेशा 3 लोग होते हैं और रास्ते का पता ही नहीं चलता। पिछले एपिसोड में सरदार के रिकमेंडेशन पर मैंने हरियाणवी रामायण देखी। उसका संघनित यह हुआ 30 मिनट का सारांश बहुत ही मजेदार था, और मैं यह कह सकता हूँ कि सरदार का हाथ हरियाणवी में भी काफी साफ है। पिछले एपिसोड में रामलीला का जिक्र हुआ। मैं भी जहाँ कार्यरत हूँ, हमारे एक सीनियर अशोक वर्मा जी हैं, लगभग रिटायरमेंट की एज के आसपास। बहुत ही पैनी याददाश्त है उनकी। जिंदगी के किस्से इतने चाव से सुनाते हैं कि सामने वालों को पता भी हो कि यह दोबारा बता रहे हैं, फिर भी वह नहीं टोकता। ऐसे ही बातों बातों में एक दिन उन्होंने बताया कि वह एक जमाने में रामलीला में रावण का रोल किया करते थे। मैंने कहा कि सर कोई डायलॉग हो जाए। इस पर उनकी बाँछें खिल गईं, तो उन्होंने प्रसंग उठाया जब श्री राम ने निर्णय लिया कि हम समुद्र पार करके लंका जाएंगे, और इस बात की खबर लगी रावण को। उस समय तक रावण श्री राम को सिर्फ एक नर ही मानता था, और यदि वह नारायण भी हैं तो उसे इस बात का गर्व होता था कि उसे मारने के लिए देवताओं को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही। खैर, वो डायलॉग यह था, अगर छोकरे भी कर लेंगे हर काम को तो कौन जानेगा इस जग में रावण के नाम को। हंसी आई थिंक वो मौर्य जी जैसी तो नहीं हो पाई बाबा वाले। तो उनके द्वारा परिभाषित रावण के सेंस ऑफ ह्यूमर में हमें बहुत मजा आता था। मैं अपना पहला संदेश ऑडियो क्लिप में भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इसे सम्मिलित किया जाएगा। त्रिमूर्ति और सभी 3 तालियों को नमस्कार। जय हो। वाह, जय मुकुल हो, भाई, जय कमाल हो। कर दिए। मुकुल भाई बहुत सुंदर चिट्ठी है। वैसे मुकुल को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं इस पत्र के अलावा, कि जिस तरह से उन्होंने ये ऑडियो चिट्ठी भेजी है, आप में अभी तो समय चेंज हो रहा है रेडियो का, लेकिन आप में ब्रॉडकास्टर वाली एक स्टाइल है। थोड़ा सा वो न्यूज़ रीडिंग थिएट्रिक्स और वाला। हाँ नहीं, और थिएट्रिक्स उतना नहीं है, हाँ। लेकिन जो न्यूज़ रीडिंग का तरीका और जिसमें मतलब जहाँ से हमारी ट्रेनिंग है, उस तरह का एक लहजा है। ये बहुत ही कट टू कट, नो नॉनसेंस, नो लाउडनेस, न्यूज़ सधा हुआ रीडिंग है, वाला, सदा। हाँ तो गुरु ऑडियो चिट्ठी भेजिएगा आगे, हाँ है ना। तो उसमें अच्छा है ना, आप बता भी सकते हैं डायलॉग। दूसरा बहुत सुंदर इन्होंने बताया कि मतलब जिसे लोग 140 किलोमीटर कहते हैं, हाँ। वो दरअसल 2-3 ताल है। और उससे भी खूबसूरत बात ये है तो इस हिसाब कि से ताऊ इससे सुंदर, मतलब ये लोमहर्षक है। ये इस महीने का Positively बेस्ट वाला। कॉम्प्लीमेंट है 3 ताल के लिए। लोमहर्षक पॉजिटिवली वाला है इस महीने का मतलब मैंने कहा। कि आप रात में बारिश हो रही है, एनसीआर महका महका सा है, मन बहका बहका सा है, और आप 3 ताल सुन रहे हैं। इस तरह की मतलब अभिव्यक्ति कितनी खूबसूरत है। मैं ये देखता हूँ कि ऐसे समयों में आप गाड़ी ड्राइव करते हुए सुने, आप लखीमपुर जाते हुए सुनते हैं, ठीक है,
आप जयपुर जाते हुए, आप ऑफिस जाते हुए सुनते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तब आप सुन रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं तब सुन रहे हैं। लेकिन कुछ प्रमोद के अलग समय होते हैं, उनमें भी अगर आप 3 ताल सुन रहे हैं तो ये आपकी विशेषता को दिखाता है कि आपका प्रेम कितना विशेष है। मैंने कभी बहुत खुशनुमा मौसम में 3 ताल नहीं सुना। मैं 3 ताल को जब भी सुनता हूँ तो मैं रेगुलर टाइम में सुन रहा होता हूँ। सवेरे आधा घंटा सुन लिया है ना, उसके बाद में बीच में कभी टाइम मिला है तो सुन लिया। वीकेंड में ही ज़्यादा सुनना होता है। मैं कई बार इरिटेट हो रहा होता हूँ, अभी तक पोस्ट क्यों नहीं किया, अभी तक पोस्ट क्यों नहीं किया है। तो उस तरह से करके पूरा 3 ताल कभी भी एक मुश्त एक बार में मैंने खुद नहीं सुना। मैं कन्फेशन कर रहा हूँ। लेकिन इतने सुंदर मौसम में भी आदमी पकौड़ी खोजता है ना, पानी खोजता है, तरह तरह के रंग वाला ये पानी प्रेम को खोजता दर्शाता है। जैसे हम लोग मतलब मैं सोचता हूँ कि यार पंडित अगर भीमसेन मैं जोशी को लगा इलायची देता और हूँ। अदरक की खुशबूदार चाय की तरह है हाँ, आपकी जिंदगी में हूँ तो मेरे लिए बहुत परिमार्जित विशेषण है ये। तो बढ़िया मुकुल भाई, अगली बार चिट्ठी लिखिए और थोड़ा अपने बारे में और बताइएगा उसमें। और कभी वक्त मिले तो बेबाक बुधवार में आइए, जो ट्विटर स्पेस होता है हमारा हर बुधवार को रात 9 बजे। आप कुछ कह रहे थे तब? मैं वो कैलकुलेट कर रहा था कितना दूरी कि 140 किलोमीटर में अगर 2-3 ताल लगते हैं तो ताल की वैल्यू 23.3 है। 23 मात्रा, 16 मात्रा नहीं है ये। और सब जगह खेड़ी होता है, खेड़ा होता है। अकेला लखीमपुर है जो खीरी, जो कि खीरी होता है। छोटे खीरे हैं क्या वहाँ पे? खीरी। अच्छा, अगली चिट्ठी भी ऑडियो चिट्ठी है, रोहित सिन्हा की आखिरी चिट्ठी आज की, ये मैं सुनाता हूँ। बाबा, ताऊ और सरदार को प्रणाम। सबसे पहले तो 100वें एपिसोड की खातिरदारी के लिए बहुत ज़्यादा आभार। मुझे लगता है अपनी शादी के बाद इससे ज़्यादा खातिरदारी कभी भी हुई होगी मेरी, तो फिर से तहे दिल से बहुत आभार। सबसे पहले तो मेरा एक कंप्लेन है आपसे। 100वें एपिसोड में भारी बेइज्जती हुई जब आप लोगों ने बोला कि कभी सुना है किसी कायस को मर्डर करते हुए, कत्ल करते हुए। तो आप तीनों का नाम, पता और एड्रेस बबलू श्रीवास्तव जी को भेज दिया है। अब वही एपिसोड में भी बाबा ने बोला कि कभी सुना है किसी सिन्हा को बबलू श्रीवास्तव आजकल सिन्हा है। आपको लगता है मुझे को कैसा फील होता होगा? अभी कोई रैपिडेक्स क्राइम कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि थोड़ा इज्जत बना रहे। बाबा थोड़ा देख के बोला कीजिए। अब बात रही 100वें एपिसोड की कि उसके बाद हुआ क्या, तो मुस्कुराते हुए घर लौटा। पापा को बताया कि पापा स्टूडियो था, रिकॉर्डिंग हुई। जैसे कोई नया बच्चा पहली बार स्कूल जाता है या पहली बार हम कॉलेज जाते हैं, उस तरह का उत्साह था। फिर पापा ने पूछा कि इसका कंटेंट क्या है, तुम तो कभी ये सब चीजें सुनते नहीं हो। सडनली ऐसा क्या हुआ कि कंटेंट इतना तुम्हें अच्छा लगने लगा? तो मैंने बोला कि पॉलिटिकल सटायर है और अपने तरह के लोग हैं और जो बोलते हैं उससे आप बहुत रिलेट कर सकते हो। और उनको 2-3 एपिसोड सुनाना चाहा, बट अभी उनका ऑपरेशन हुआ था, वो नोएडा में मेरे भाई के घर में है, तो उतना वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने भी उन पे इम्पोज नहीं किया। कर अगले दिन भी उनको उनके साथ अड्डा मार्केट गया, थोड़ा नोएडा घूमा और फिर मैं शाम को निकल गया इसके बॉम्बे के लिए। और उनको बताया कि इसका वीडियो आएगा, जब वीडियो आएगा तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा प्रूफ देने के लिए कि मैं रिकॉर्डिंग में था। और एक बार आप सुने तब आपको समझ में आएगा कि लोगों को इतना पसंद क्यों। मैंने बताया कि देश के अलग अलग लोग, जगह से भी लोग आए थे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली और नोएडा के अगल बगल जगह से ही लोग आए थे। उसके बाद आई थिंक मंडे को एपिसोड शेयर हो चुका था, तो फिर मैंने उनको दिखाया और मैं बोला कि मैं इतने बजे आऊंगा, दिखूंगा आपको स्क्रीन पे। मैंने एक छोटा सा सवाल भी पूछा है, आप देखिएगा और बताइएगा कि ओवरऑल कंटेंट आपको कैसा लगा। इसी बहाने उन्होंने उस दिन नहा करके थोड़ा देर सुना, थोड़ा देर देखा और पूरा 1 घंटे से ज्यादा देख पाए। पूरा 2 घंटा तो नहीं देखा, 1 घंटे से ज्यादा देख पाया। उसके बाद कॉल किया मेरे को, मैं ऑफिस में था, उन्होंने कॉल किया। और लकीली आप लोगों ने जो कंटेंट शेयर, मतलब टॉपिक जो था वो टॉपिक था वकीलों के बारे में। और मेरे दादाजी भी हाई कोर्ट में काम करते थे। मेरे पापा और हमारा जहाँ जन्म हुआ पटना में, वो जगह के कॉलोनी का नाम भी अदालतगंज था। तो वकीलों से और कोर्ट से बहुत ही पुराना रिश्ता नाता है। पापा का बस एक ही शब्द था, आज तो छीछा लेदर हो गया। अगर ये एपिसोड तुम सुना दोगे जाके मोहल्ला में तो मार काट हो जाएगा। तो इसीलिए 3 ताल अच्छा लगता है क्योंकि कंटेंट से आदमी खुद ही रिलेट कर पाता है। और
पहले एपिसोड में नहीं, दूसरे तीसरे एपिसोड में जाकर के तो डेफिनेटली रिलेट कर लेता है और वो फिर खुद ही सुनने लगता है। तो होपफुली अब आशा करता हूँ जैसे वो स्वस्थ हो रहे हैं वो सुन पाएंगे और हम और वो बैठ करके बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स डिस्कस कर पाएंगे। एक और शिकायत है मेरी आपसे कि आप लोग बाबा और ताऊ दोनों मिल करके पटना की बहुत खिंचाई करते हैं। आपका कहना है कि वहाँ पे कोई 5 स्टार होटल नहीं है। अरे जहाँ शराबी नहीं मिलता है वहाँ पे आप 5 स्टार होटल में जाकर के नींबू सोडा पीजिएगा। आइए पटना, आपको चनपटिया का मटन खिलाते हैं, इतना विजिट तो हम भी नहीं किए थे। चंपारण मटन खाया जाता है। तो अगर आप कभी पटना जाड़े में आए, मैं दिसंबर में रहूंगा, तो एक बार आपको पटना घुमाना चाहता हूँ। आप तीनों का फिर से बहुत बहुत आभार। मेरे पिताजी भी आप त्रिमूर्ति को जानते हैं और इसी बहाने बहुत सारे टॉपिक्स उनसे बात करने के लिए मेरे पास भी अब है। तो इससे होता क्या है कि अलग अलग शहर में रहते हैं बट और कुछ नया नया चीज़ बात करने को मिल जाता है। थैंक यू भैया रोहित, बबलू भैया को आपने जो भी सूचना दी हो, पर क्या है कि कायस्थों का ना मर्डर भी माफ होता है। गांधी जी बोले थे, हेट द सिन नॉट द सिनर्स। तो हम लोग सिना को एक्सक्यूज कर आज ताऊ पाप में है, आज गाली रुकी दे रही है। ये भी अल्टीमेट था। मैं बबलू श्रीवास्तव बीच में खोज रहे थे कि कोई उनकी जीवनी लिख दे। उन्होंने शायद खुद भी लिखने की कोशिश की थी अपनी किताब वगैरह। अच्छा, तो हम लोग को पाएंगे तो कहेंगे कि लिखो। मारे नहीं, मतलब वो और बुरा होगा। वास्तव में बबलू हो जाएंगे। बढ़िया थी आपकी चिट्ठी ऑडियो, और अब ये जान के बहुत खुशी हुई कि अब पिताजी भी आपके सुन रहे हैं। और पटना वैसे बहुत प्रिय है हम लोग, आप हमारे बातचीत से समझ ही गए होंगे, हम लोग किसी शीशे की बिल्डिंग और 5 स्टार से बहुत अभिभूत नहीं होते। हम हैं बहुत देसी किस्म के आदमी, लेकिन क्या है कि बाराती में जब समधी आता है तो गाली देते हैं ना, तो टेस्ट है, टॉलरेंस कितना है वो देखना पड़ेगा। और सन 2000 के बाद के समय में पटना ही वो शहर है जहाँ मैं सबसे सस्ते में रुका हूँ। 12 रुपए में लॉज, अभी भी सबसे सस्ते में खा सकते हैं आप पटना में। 12 रुपए में ताऊ। मतलब आप सोचिए कि हम किसी सेमिनार में रांची गए हुए थे, वापस हमको, और नौकरी करते थे यहाँ पे, तो हमको वापस आना ही आना था, और यहाँ का मतलब दिल्ली एनसीआर में किसी संस्थान में। और टिकट हमारा, रांची से कोई फ़्लाइट कैंसिल हुई तब बहुत कम फ़्लाइट होती थी, फिर ये हुआ कि नहीं पटना से फ़्लाइट है अगले दिन, तो ये हुआ ठीक है वैसे चले जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने बुलाया था उन्हीं को भेजने का दायित्व था, रेलवे का कुछ इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। तो रात को मैं रांची से चला, तब रांची से पटना आना रात भर का सफ़र होता था, तो सवेरे सवेरे उसने उतार दिया। और फ्लाइट, ये जाड़े के दिन थे तो कुछ 10-11 बजे फ़्लाइट होती थी, बाद में वो डिले होकर के 2 या 3 बजे कर दी गई। तो तब तक क्या करें, और रात भर सफ़र किया है, तो फ्रेश होना है, नहाना है। तो 12 रुपए में एक कमरे में एक तखत पड़ा है, उसके ऊपर एक अदद गद्दा है पतला, एक सफ़ेद चदरा और सफ़ेद खोल वाला तकिया है, लेकिन दोनों से सीलन की महक आ रही है। एक जग और एक गिलास रखा है, लेकिन गिलास को खुद धोना है और जग में खुद पानी भरना है, बाहर नल लगा हुआ है। बाथरूम शेयर्ड थे, एक लाइन से 8 बाथरूम बने हुए हैं, अपनी अपनी खुड्डी में जाइए, नहाइए, निपटाइए, चले आइए। तो 12 रुपये में, मतलब मैं एक कंट्रास्ट सोच रहा था कि मैं अभी बस से चला हूँ, 12 रुपए के कमरे में रुक के फिर मैं फ़्लाइट लूँगा दिल्ली के लिए। और ये जगह है वो जो दूरदर्शन वाला टावर है उसके पास में थी, और बाहर निकलते के साथ में सामने एक बूढ़ा बुढ़िया दोनों बैठ करके और सतुआ पिला रहे थे। तो हम कहे कि यार जाड़े में भी सतुआ पिया जा रहा है। तो ये एक अलौकिक घटना थी। तो उनके यहाँ हमारे ख्याल से 1 रुपया 2 रुपये का वो गिलास में घोर के दे रहे थे, तो वो एक काटा हमने, और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट की तरफ गए। सुबह कुछ और चीज़ें काट चुके थे, तो सतुए से काफ़ी राहत मिली थी। अकेली राजधानी है देश में जिसका नाम ही राजधानी है। पटना का अर्थ राजधानी होता है, बाकी अच्छा। किसी भी स्टेट में नहीं ऐसा। वाह। तो चिट्ठियाँ जितनी ही, तो अगला एपिसोड जब आएगा तब दिवाली एकदम नगुचा गई होगी, मतलब 1-2 दिन में दिवाली हाँ, होगी। हुआ शनिवार जाती को है। आएगा और सोमवार को शायद दिवाली होगी। अगले एपिसोड में पटाखे फोड़ेंगे हम। हाँ, पटाखे फोड़ेंगे। और आपको चिट्ठियाँ लिखनी है किन किन विषयों पर,
धनतेरस पे आएगा एपिसोड। हाँ, धनतेरस पे आएगा। तो चिट्ठियाँ इस बार लिखनी है आपको ट्रक और टेम्पो के म्यूजिक पर, प्रेफरेबली जो नॉन, हाँ जो भी non मर्जी आए वाले, लिख हाँ। दीजिएगा। और दिवाली का मौसम है। और उसके बाद हमने किस पे, बिजार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तेल और साबुन पर मैं चाहता हूँ हिमगंगे अगर किसी ने इस्तेमाल किया हो तो हिमगंगे के अनुभवों पर। लग्जरीज ऑफ योर अर्ली लाइफ, हाँ, ये विषय है। इस पे निबंध लिखें, गाय पे ना लिखें। गाय सींग मार देगी, मुकदमा आप पे ही होगा, समय जैसा है। Which guy? नो गर्ल्स नो। आपने वो रैप सुना नया एक जो I'm a cool kind of guy, ना बहुत अच्छा है, मैं चिल kind of तावड़े। हाँ, तावड़े से ना हमेशा लड़की नहीं आती दिमाग में, लड़का ही आता है। खास तौर से और पुलिस वाला और कांस्टेबल टकला। आता है। हाँ, कांस्टेबल आता है। ये काने से भी, काने से भी, वो जैसे मिस्टर काने थे ना हिस्टोरियन, संस्कृत के विद्वान काणे। हाँ। ठीक है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो।